प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से निकला है, यानी मंच से लेकर वो पहुंचेंगे एक्सप्रेसवे पर उस जगह से जहां पर ये टच एंड गो होगा। एक विशेष मंच बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए। अलाइटिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे और अलाइटिंग पॉइंट से प्रधानमंत्री उस विशेष मंच पर पहुंचेंगे जहां से इसको देखा जाएगा, इस पूरी लैंडिंग को, जिसको प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे कि समृद्धि आवश्यक है लेकिन समृद्धि के साथ साथ सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो समृद्धि के साथ दिखाई दी भोजपुरी में उन्होंने शुरुआत की, जो कि पूर्वांचल में बोली जाती है, और उसके बाद उन्होंने पूरी बात आज रख दी है। अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं उन पर सीधे तौर पर निशाना साधा था और यह भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री के रहते रहते जब भी अखिलेश यादव उनसे मिलने आए, उनके साथ खड़े होने में कतराते रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर भी जब ज्यादातर मिले तो एयरपोर्ट पर आगवानी करके चले जाते रहे। तो कुल मिलाकर ये पूरी सियासत, ये पूरा जो आज का भाषण था, उसमें 2022 के चुनाव की झलक दिखाई दे रही है कि कैसे बीजेपी, कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों को साधने जा रहे हैं। तो अब आप कुछ देर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का काफिला अब इस एयर स्ट्रिप पर दिखाई देगा। वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद एयर शो की शुरुआत होगी। शिव, और आप देखिए वो काफिला दिख रहा है, हम अपने कैमरामैन से, वो काफिला दिख रहा है और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब अपने दर्शकों को हम बताएं, क्योंकि कुछ मिनटों में अब वो यहां पहुंचेंगे और पूरी तैयारी इस वक्त इस एयर स्ट्रिप पर दिखाई दे रही है। शिव, नरेंद्र मोदी का काफिला इस समय अलाइटिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। यहां एक विशेष मंच बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर और बाकी गणमान्य व्यक्ति देखेंगे इस टच एंड गो एक्सरसाइज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था कि ये समृद्धि के साथ साथ शक्ति भी बहुत आवश्यक है, समृद्धि के साथ सुरक्षा जरूरी। समृद्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस तरह से लाएगा इस पूरे क्षेत्र के लिए, न केवल पूर्वांचल के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए श्वेता, बल्कि बिहार के लिए भी प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का भी जिक्र किया। और अब सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन। श्वेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल जा रहे हैं उस इलाके की ओर जहां पर वो व्यवस्था बनाई गई है जहां से लड़ाकू विमानों का टच एंड गो देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए अपनी समूची सुरक्षा के साथ, वहां पर यूपी पुलिस के कमांडोज भी मौजूद हैं। और वाकई गौरव, जिस तरह से यूपी पुलिस के कमांडोज दिख रहे हैं, एक बहुत एलीट फोर्स का अंदाजा हो रहा है इसके साथ। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी अधिकारी हैं या फिर मंत्री जो वहां पर पहुंचे हैं, वो सब यहां पर इस समय उस मंच के पास पहुंच रहे हैं। तो एक बार जब सब पहुंच जाएंगे यहां पर, गाड़ियां एक जगह पर लगा दी जाएंगी, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस तरह के समय में। तो उसके बाद वो जो एयर शो है उसकी शुरुआत होगी, उसके बाद टच एंड गो की शुरुआत हो गई। और जैसा अभिषेक बता रहे हैं, तो 3 विमानों को सिर्फ यहां पर आप आज देखेंगे, जिसमें Su-30 MKI है, जिसमें जैगवार है और जिसमें मिराज 2000 है। तो मिराज को पहले भी हम देख चुके हैं यहां पर, और ये बार बार इसीलिए होता है क्योंकि ये प्रशिक्षण अभ्यास, उसकी भी आवश्यकता होती है। यहां पर कोई इस तरह की चीज नहीं है कि आप सिर्फ किसी चीज का मुजाहरा कर रहे हैं, किसी चीज को दिखा रहे हैं, किसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि वो अभ्यास भी जरूरी है। वायुसेना के अधिकारी अब बता रहे हैं किस तरह से कौन कौन से विमान आएंगे और कैसे ये होगा, और चयन इन विमानों का जैगवार ही क्यों। जैगवार आपका डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, तो दुश्मन को एक बहुत बड़ा संकेत है, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। मिराज 2000 कारगिल की लड़ाई से लेकर बालाकोट तक अपना शौर्य और पराक्रम
मिराज 2000 दिखा चुका है। Su-30 MKI की अगर बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा भारी हथियार ले जाने में सक्षम Su-30 MKI 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम। और प्रधानमंत्री ने वायुसेना की वो विशेष जो टोपी है इस आयोजन के लिए वो कैप पहनी, ये विशेष मंच बनाया गया है। अब इस पूरे एरिया को क्लियर किया जाएगा। टच एंड गो का मतलब क्या है श्वेता? ये विमान आएगा, लैंड करेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, बस उसके पहिए नीचे छुएंगे और फिर टेक ऑफ करेगा लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और फिर टेक ऑफ कर जाएगा और अपने बेस पे जाकर लैंड करेगा। ये तीनों विमान श्वेता, जैसा आप जानती है, अलग अलग बेसिस से आ रहे हैं। यहां पर एक मोबाइल एटीसी है, मोबाइल एटीसी तीनों विमानों को गाइड कर रहा है और फिर यह ऑपरेशन अब आगे चलेगा। जब अलग अलग तरह के विमान होते हैं तो सामंजस्य उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब हम टच एंड गो की बात करते हैं तो ये एक पायलट के स्किल की बहुत बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि आपको अगर सिर्फ एक सामान्य लैंडिंग करनी है तो उसके लिए एक अलग चीज होती है, आपको एक सामान्य टेक ऑफ करना है, लेकिन नहीं, आपको उसके लिए समय नहीं मिल रहा है। आप आ रहे हैं, उस जगह को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर आपको टच करना है और वहीं से फिर आपको उड़ान भर लेनी है। यानी कि जो पूरी के पूरे फंक्शंस होते हैं एक लड़ाकू विमान के, उस सब का, उस पूरी चीजों का एक साथ आपको इस्तेमाल करना है, जो एक समय में जल्दी फैसला लेने के लिए। और जो भारतीय पायलटों की जो खासियत होती है कि वो पैनिक किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं, उसका सबसे बड़ा नमूना आपको इस तरह की एक कार्रवाई में ही देखने के लिए मिलता है। एयरफोर्स जो होती है हर एक विमान को एक ज्वलनशील चीज समझती है और इसीलिए हमेशा उस हिसाब से, चाहे प्रशिक्षण चल रहा हो, कोई एयर शो चल रहा हो, या फिर वाकई कोई युद्ध की या टकराव की परिस्थिति हो, वहां पर सारी वो चीजों का इंतजाम किया जाता है जो सुरक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। इसीलिए जब तक वो पूरा इलाका पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा जहां पर उन विमानों को टच एंड गो करना है, तब तक वो विमान यहां पर अभी आपको नजर नहीं आएंगे। तो जैसे ही अभी जो जितने भी वीआईपीज हैं उन सबको उस हिस्से में उनको जगह दे दी गई है, वहां पर वो बैठ गए हैं। अब सामने के हिस्से में एक सलामी देते हुए लगभग, गौरव, ये सारे विमान टच एंड गो करेंगे। बिल्कुल। विमान का जो इंजन होता है वो किसी भी पदार्थ का अगर उस पर कोई छोटा सा टुकड़ा भी आके लग जाए, पत्थर का, कंकड़ का, तो करोड़ों रुपए के विमान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस पूरे एरिया को क्लियर किया जाता है। नौसेना के विमानों की अगर बात करें तो डेक क्लियरेंस का एक बहुत बड़ा अभियान चलता है विमानों के लैंड करने से पहले कि एक कंकड़ भी ना हो। और ये जो वायुसेना की अधिकारी हैं अब ये पूरा समझा रही हैं कि किस तरह से कौन कौन सा विमान आएगा, क्या करेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा। सुनते हैं। अगर उनकी आवाज आ सकती है तो वायुसेना के उन अधिकारियों की बातें सुनते हैं, क्योंकि वो क्रम बताएंगे। उनकी आवाज अभी आ नहीं रही है, तो वो क्रम जानना भी। आपातकालीन लैंडिंग का रोमांचकारी प्रदर्शन किया जा चुका है। पूर्वांचल के सबसे दूरवर्ती इलाकों के विकास के लिए राज्य सरकार इमरजेंसी लैंडिंग क्यों जरूरत पड़ती है इस एक्सरसाइज की? ये केवल एक ऐसा इवेंट नहीं है कि वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है तो यहां पर प्लेन लैंड करा दो। अगर युद्ध में जरूरत पड़ती है तो वायुसेना के विमान पूर्व चिन्हित इलाकों पर लैंड करते हैं। अगर दुश्मन ने हमारी एयरबेसेस को, रनवेज को निशाना बनाया हो तो इस इमरजेंसी में ये विमान जल्दी से लैंड कर सकते हैं सुरक्षित। जरूरत पड़ने पर यहां पर वो सारे ईंधन हो, मिसाइलें हो, वो सब यहां पर लाए जाते हैं। ये वायुसेना और सेना के अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में तैनात है अलग अलग जगहों पर, वो भी यहां पर आए हुए हैं। जनता लाखों की संख्या में, उत्तर प्रदेश की जनता भी यहां पर है। तो Su-30 MKI 10 टन विमान ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान, जैगवार जिसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहा जाता है, दूर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर तेजी से परमाणु हथियार तक गिराने में सक्षम है और जल्दी से पलट के लौट आ सकता है। इससे पहले कि दुश्मन जागे कि क्या हो रहा है, यह विमान उसमें सक्षम है। अगर आप मिराज 2000 की बात करें तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है। तो कारगिल की लड़ाई हो या बालाकोट का मिलिट्री ऑपरेशन, बालाकोट में न केवल नियंत्रण रेखा को पार करके, बल्कि श्वेता, यह विमान तो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके
बालाकोट में हथियार गिराकर सुरक्षित वापस आ गए और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है किसी एक देश के लिए कि आपके रेडार पकड़ नहीं पाए विमानों को, और जितनी संख्या में हमारे मिराज 2000 गए वहां पर बमों को बरसाया, उन आतंकी इलाकों को, आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया और वापस उड़ान भरकर भारतीय क्षेत्र में आ गए। ये पराक्रम की पराकाष्ठा है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी। उसके बाद पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा था इस डर से कि अगर उनके रडार पकड़ ही नहीं पा रहे हैं तो उनके पास एक ही विकल्प बच जाता है, वो ये कि आप अपने एयर स्पेस को बंद कर दें ताकि न कोई विमान आएगा और न ही इस तरह की कोई चीज होगी और उनके जो प्यारे आतंकवादी हैं उनको कोई मौत के घाट उतारेगा। अब आसमान की तरफ कैमरे वहां पर लग चुके हैं क्योंकि किसी भी समय, हालांकि जो ठंड की हल्की हल्की शुरुआत है उस वजह से और ऐसे खुले इलाके में हल्का हल्का कोहरा आपको दूर दूर तक आसमान में नजर जरूर आता है, लेकिन अभी जो गर्जना आएगी वो किसी कोहरे से रुकने वाली नहीं है। वो उस पूरी गर्जना के साथ कुछ देर में आपको वो विमान आसमान में नजर आ जाएगा, जिसके बाद टच एंड गो की वो पूरी प्रक्रिया आपके सामने रहेगी। लोग थोड़ी दूरी पर हैं लेकिन वहां पर भी उन स्क्रीन्स की भी व्यवस्था की गई है जिसपे वो देख सके, और साथ ही दूर से ही सही लेकिन ये विमान इतना नीचे चुकी आएंगे इसीलिए वो सारे लोगों को नजर भी वहां पर आएंगे। और सारे लोग देखिए, सीडीएस भी वहां पर हैं जनरल बिपिन रावत, और सब इस समय प्रतीक्षा में कि कब ये लड़ाकू विमान वहां पर आएंगे। दरअसल हम वायुसेना और सेना को देख जरूर रहे हैं लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है क्योंकि अब तो यूनिफाइड कमांड की भी बात है और वो जो युद्ध क्षेत्र में आप कैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक साथ एकजुट करके आप लड़ाई लड़ते हैं, जो कि बहुत व्यावहारिक है। इंटीग्रेटेड बैटल जोन्स यहां पर है और अभी अभी हमने वायुसेना अध्यक्ष की तस्वीर भी देखी, वायुसेना अध्यक्ष वहां मौजूद हैं। अच्छा, हम जो इंटीग्रेटेड बैटल जोन की श्वेता बात कर रही हैं, यहां पर एक मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तैनात किया जाता है और हवा में अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पर ये तीनों विमान सुखोई 30, जैगवार, मिराज 2000, C-130J, हर्क्यूलिस, ये सब विमान अलग अलग जगह उड़ रहे हैं। फिर इनको अलाइन किया जाता है इनके फ्लाइट पाथ पे, और उस फ्लाइट पाथ पर जैसे ही जिस विमान को हरी झंडी मिलेगी, जिस सीक्वेंस के अनुसार, वो उस फ्लाइट पाथ पर आकर यहां पर तेजी से लैंड करेंगे और फिर टेक ऑफ कर जाएंगे। और इसकी गर्जना भी दर्शक देखेंगे। गर्जना के साथ साथ जो इंजन की गर्मी है वो भी जो वहां बैठे लोग हैं उनको दिखाई देगी। ये शुरुआत हो गई, हालांकि आसमान में देखिए एक बिंदु की तरह आप इस समय देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से ये अप्रोच करेगा, बहुत तेजी से अप्रोच करेगा विमान। ये मुमकिन है मिराज 2000, गौरव क्या कहेंगे? बिल्कुल, डेल्टा विंग मिराज 2000 का होता है। रफाल विमान अगर आ रहा है तो भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक विमान तेजी से लैंड करेंगे। जैसा कि आपने देखा, लैंड करने के साथ ही इस जहाज एक छोटी जगह पर जब आप लैंड करते हैं, ये 3 किलोमीटर से कुछ ऊपर का हिस्से को चिन्हित करके रखा गया है। ये कुछ आप अगर पीछे से उसके एक पैराशूट निकलते हुए देख रहे हैं तो आपकी स्पीड को अरेस्ट, जी, शॉर्ट लैंडिंग में बहुत काम है। तो ये केवल टच एंड गो नहीं, लैंड भी कर रहे हैं। जो शुरू में कहा गया कि ये सिर्फ टच एंड गो करेंगे, लेकिन मिराज 2000 जिसको हम लोगों ने बालाकोट में उसके ऑपरेशंस देखे, कारगिल की लड़ाई में उसके ऑपरेशंस देखे, ये मिराज 2000 है। इसके आगे जो मिड एयर रिफ्यूलिंग पॉड लगा है, तो यह दिखाता है कि यह विमान उस समय मिड एयर रिफ्यूल करने में भी सक्षम है। आधुनिक विमान, ग्वालियर में इसका बेस है मिराज 2000 का।
1984 में फ्रांस में इसकी पहली उड़ान हुई थी, 1986 में भारत के साथ करार युद्धकाल हुआ में था। इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। इस विमान के पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। युद्ध की परिस्थितियों में किस तरीके से फौरन तैयार हुआ जाता है अगले मिशन के लिए, उसका प्रदर्शन आप इस समय देख रहे हैं कि करके विमानों का। और टच एंड गो नहीं, वाकई एक एयर शो की तरह से, जहां पर इस एक्सप्रेसवे पर विमानों को एक के बाद एक आप लैंड करते भी देखेंगे और उसके बाद उड़ान भरते हुए भी देखेंगे। गजब का ही है, गजब की तस्वीर होती है जब आंखों के सामने। और एक्सप्रेसवे, समझ लीजिए कि इन विमानों की जितनी चौड़ाई है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरह की आवाजों से गूंज रहा होगा ये पूरा क्षेत्र, लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की तो ये आवश्यकता पूरी होती प्रक्रिया है। से लोगों को वाकिफ कराया जा रहा है। भारतीय वायुसेना में सिर्फ देखिए, जो दिखता है वो केवल एक पायलट होता है। आप देखते हैं अपने ओवरऑल्स में आकर वो काम कर रहा है, लेकिन जो मेंटेनेंस टीम होती है, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इसके पीछे होते हैं, जो दिन रात ये निश्चित करते हैं कि ये जो विमान है ये उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से सही स्थिति में रहे, उनकी भी भूमिका बड़ी होती है। लिहाजा यहां पर लैंड करके मिराज 2000 पहुंच रहा है अपने उस मेंटेनेंस क्रू के बीच, जो अभी इसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर उड़ान। अच्छा, और यहां ये दिखाया क्यों जा रहा है? ये बताने का प्रयास है कि इन विमानों को अगर लैंड कराया गया एक्सप्रेसवे पर तो क्यों, कितनी तेजी से इन विमानों ने लैंड किया। डेल्टा विंग मिराज 2000 लड़ाकू विमान, इसने लैंड किया तेजी से, इसका परीक्षण होगा, इसको फिर फिट किया जाएगा टेक ऑफ के लिए और ईंधन भरा जाएगा। तो युद्ध में क्यों एक्सप्रेसवेज की अहम भूमिका होती है, यह हम इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अगर दुश्मन ने आपके एयरबेसेस को निशाना बनाया है, आपका विमान जो टेक ऑफ कर चुका था एयरबेस पे नहीं लैंड कर पा रहा, तो वो एक्सप्रेसवे पर लैंड करता है। एक्सप्रेसवे पर जो पूर्व निर्धारित जगह है, वहां पर टेक्नीशियंस पहले से मौजूद हैं, ईंधन पहले से मौजूद है और विमान में जल्दी से ईंधन भरा जाता है, नए बम लगाए जाते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी रिपेयर की आवश्यकता है वो जल्दी से की जाती है और विमान फिर उड़ने के लिए तैयार। तो ये 3.2 किलोमीटर का रनवे तैयार है। श्वेता, गौरव, मुझे आज याद आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे पर जब रेसिंग की शुरुआत, F1 फॉर्मूला 1 पहली बार हिंदुस्तान लाया गया था, तो किस तरह से वहां पर आपने जब खबरों में देखा होगा कि पिट स्टॉप किया जाता है और पिट स्टॉप में कितनी जल्दी उसमें तेल भर के और उसको पूरी तरीके से उसके पुर्जों को देखकर और उसके बाद वापस रवाना कर दिया जाता है। तो यहां पर सिर्फ उस उपकरण की सामरिक शक्ति नहीं होती है, उस उपकरण की शक्ति नहीं होती है जो दुश्मन के कलेजे को कंपा देती है, बल्कि एक पायलट की काबिलियत, जिसने इतनी तेजी से इस तरह के इलाके में, इतने छोटे इलाके में उस विमान को लैंड किया है और अब मेंटेनेंस का वो पूरा क्रू जो इस समय बेहद तेजी से देखने में लग गया है और रिफ्यूलिंग भी की जा रही है उस विमान की, ताकि ये दोबारा उड़ान भरे। अप्रोच टुवर्ड्स लैंडिंग। अच्छा, आप दूर से ही इसकी लैंडिंग जो दूसरा विमान आ रहा है वो भारतीय वायुसेना का एक 84 के दशक में, 80 के दशक में खरीदा गया AN-32 मालवाहक विमान है। आपको याद होगा सियाचिन ऑपरेशंस के लिए भारतीय वायुसेना को एक मालवाहक विमान की आवश्यकता थी और ये है वो AN-32 मालवाहक विमान। सियाचिन का वॉर हॉर्स कहा जाता है इसे। एक बार फिर बहुत तेजी से लैंड कर सकता है, बहुत छोटी जगह पे, बहुत छोटी सी जगह से टेक ऑफ कर सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में यह भारतीय सेना का एक तरह से विंग कमांडर भार्गव हर रसद सामग्री को पहुंचाने का यही एक उपाय था। C-130J हर्क्यूलिस से पहले रूस में निर्मित है ये विमान। तो वायुसेना के जो विमान होते हैं 3 श्रेणियों में उसे समझिए।
युद्ध काल में किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के एक लिए पंख से लेकर दूसरे पंख तक की दूरी, इसका ये किस तरीके से वहां पर घूम रहा है, जैसे आप गाड़ी में यू टर्न कहिए, कैसे वो यू टर्न ले रहा है, कितने कम इलाके में, आप उसे देखकर देखिए। वायुसेना में 3 तरह के विमान इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होते हैं लड़ाकू विमान, एक होते हैं हेलीकॉप्टर्स और एक होते हैं मालवाहक विमान। तो ये जो मालवाहक विमान है, चाहे C-130J है, C-17 है जो हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये AN-32 विमान है जिसका प्रयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है, ये विमान अगर इस एक्सप्रेसवे पर लैंड होके इतनी आसानी से अपनी दिशा को बदलकर और वापस वो टेक ऑफ कर सकते हैं, तो ये हमारी तैयारियों को दिखाता है गौरव। तैयारियों को, प्रशिक्षण को, कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट्स एंड टेक्निकल क्रू। आप देखिए ना, एक लड़ाकू विमान, एक मालवाहक विमान। हालांकि ये दोनों वो हैं जो 80 के दशक में खरीदे गए थे। 1987 में खरीदा गया था आपका मिराज 2000, इसके 2 स्क्वाड्रन खरीदे गए थे और उसी दशक में सियाचिन ऑपरेशंस के बाद खासतौर पर सियाचिन के लिए ही रूस की जो इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उन्होंने भारत के लिए AN-32 विमानों को बनाया क्योंकि उनको इस तरह के विमान की जरूरत नहीं थी। ये कम सामान, छोटे समय में टेक ऑफ और लैंडिंग और अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ने में सक्षम। तो परतापुर के लिए, लेह के लिए, थॉइस के लिए, उस तरह की एयरफील्ड्स के लिए AN-32 विमान बनाए गए थे। अब ये पुराने हो चले हैं, इसीलिए अब C-130J इनका रिप्लेसमेंट है। भारत देश में भी एक मालवाहक विमान बनाने का प्रयास कर रहा है, बात आगे बढ़ रही है। हो सकता है विदेश से भी इनको और आगे विमानों को खरीदा जाए, लेकिन ये ऑपरेशनल एरियाज में जो जो विमान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए कमांडो उससे उतरे और कमांडो किसी भी एरिया को टेक ओवर करने के लिए तैयार। ये इस विमान से दिखाया जा रहा है, इस एक्सरसाइज से दिखाने का प्रयास चल रहा है श्वेता। अब 1947-48 में अब थोड़ा सा वापस चलिए, जब उस समय एक डकोटा विमान से निकलकर 1-6 के जो सैनिक थे वो आगे बढ़े थे। तो ये भारत के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि काल्पनिक चीज ही, हम ऐसी चीजों का सामना करते रहे हैं जिसका प्रदर्शन यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी लैंड करते ही कितने सेकंड्स में, देखिए मिनटों का भी समय नहीं लगा है, ये चंद पलों का समय लगा है, कुछ सेकंड्स में विमान से। और अभी भी देखिए उस पूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो सैनिक हैं वो बड़ी पैर में आगे की तरफ निकल रहे हैं दुश्मन का सामना करने के लिए। पूरे बैटल लोड के साथ ये उसमें सवार थे। तो विमानों की जो काबिलियत होती है, ट्रांसपोर्ट विमानों की भी, कि आप कितने टन वजन ले जा सकते हैं, अगर वजन आप नहीं ले जा रहे हैं तो कितने सैनिकों को ले जा रहे हैं, और उसमें भी संख्या थोड़ी कम हो जाती है अगर आप पैराट्रूपर्स को ले जा रहे हैं, जो पैरा कमांडोज हैं उन्हें ले जा रहे हैं एयर ड्रॉप करने के लिए। तो ये वो सैनिक हैं जो पूरे बैटल लोड के साथ इस विमान में मौजूद थे और अब दुश्मन के क्षेत्र में उतरकर ये अपने युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। खासतौर पर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। आपने जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया तो 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय वायुसेना का पहला विमान, डकोटा विमान, श्रीनगर एयरफील्ड पर लैंड किया था। 1-6 के सिपाही उससे बाहर निकले थे और इंच बाय इंच, एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तानी कबाइलियों से, पाकिस्तानी सेना से जम्मू और कश्मीर को बचाने का काम, कश्मीर घाटी को बचाने का काम शुरू हुआ था। और जैसा बिल्कुल अभी श्वेता बता रही थी, बड़ी पेयर्स में कमांडोज बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन हमला भी कर सकता है, घात लगाकर बैठा हो सकता है। अगर वो हमला करेगा तो उससे बचाव का क्या उपाय है? ये पहले 2 कमांडो फायर करेंगे, फिर 2 और निकलेंगे, फिर 2 और निकलेंगे और फिर अलग अलग जगह पर अपनी पोजीशन ले लेंगे और उस एरिया को सिक्योर करके फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं। श्वेता, एक बहुत लंबा समय बीत चुका है कि विदेशों से तो हम उपकरण अर्जित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास ही ये गौरव भी अब हो गया है कि वहां डिफेंस कॉरिडोर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे जो मशीन गन्स हैं वो यहां पर निर्मित हो रहे हैं, ये सारी चीजें, और न सिर्फ ये बल्कि मिसाइलों का भी उत्पादन यहां पर होना है,
तो ये एक बहुत बड़ी चीज उत्तर प्रदेश के लिए हो जाती है। ये समूचा जो क्षेत्र है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, यहीं पर ऐसे ऐसे गांव आते हैं जैसे कि गहमर वो गांव जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव ही नहीं सिर्फ कहा जाता है, बल्कि हर घर में आपको एक फौजी मिल जाएगा। इस समूचे क्षेत्र में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ब्रिगेडियर उस्मान की अगर हम कहानी सुनाएं, या फिर हम 1965 के युद्ध में अब्दुल हमीद की कहानी आपको सुनाएं, वो सारे योद्धा यहीं पर हैं। और देखिए, ये क्या विमान से ही निकला है गौरव, ऐसा लग रहा है। अब कुछ देर में वो, क्योंकि ये विमान सक्षम है इस तरह के लोड्स को ले जाने में। ऑल टेरेन व्हीकल जैसे ही उतरता है, यानी आप किसी भी क्षेत्र में जल्दी से उतर के अपने सामान को तेजी से ले जा सकते हैं। और वो विमान वापस जाने की तैयारी भी कर सकता है। वो विमान यहां से निकल सकता है। सैनिकों को वहां पर छोड़ दिया है और यही देख रहे हैं, सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है। वहां पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस क्षेत्र को चिन्हित करके वहां पर पोजीशन ले ली है। अब दुश्मन इनके निशाने पर है। उसके पीछे एटीवी में सवार सैनिक किस तरीके से निकल रहे हैं, जो किसी भी तरह के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पैदल सैनिक हैं। इन्हें यहां पर जहां पर एयरक्राफ्ट ने इन्हें पहुंचाया है, वहां पर ये अपनी पोजीशन तो ले रहे हैं, लेकिन आगे आपको बढ़ना है दुश्मन के क्षेत्र को और आगे भेजना है। तो कैसे होगा? और देखिए, AN-32 जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है वापस, इतनी जल्दी। और आप सोचिए ना, कोई भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्नीशियंस अब मिराज 2000 को अगले मिशन के लिए तैयार करेंगे। भारतीय वायुसेना सक्षम है देश के किसी भी कोने से उड़ान भर के अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। उसी का उदाहरण अब आपके सामने पेश हुआ था। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाई जा रही है। ये एयर शो ही नहीं समझिए, आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी सेनाओं की जो संयुक्त शक्ति है, जो तालमेल है, उसे प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। आपने पहले मिराज 2000 को देखा, वो वहां पर अभी आपको नेपथ्य में नजर आ रहा है। वहां पर उसकी रिफ्यूलिंग चल रही है, मेंटेनेंस चल रहा है। वो अपना बहुत शानदार उसकी लैंडिंग हुई है। और उसके बाद जो मालवाहक विमान है AN-32 वहां पर पहुंचा है, सैनिकों को वहां पर ड्रॉप किया है, सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है। अब बाकी विमानों के आने की भी प्रतीक्षा है। एक एक करके यही पूरी ताकत दिखाई जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। 2 विमान यहां पर आ गए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लग गए हैं। मिराज 2000 एक तरफ और AN-32, ये दोनों विमान, एक लड़ाकू विमान, एक ट्रांसपोर्ट विमान, लेकिन अभी और लड़ाकू विमानों के आने का इंतजार हो रहा है। यहां पर Su-30 MKI बताया जा रहा है, यहां पर लैंड करेगा, और साथ ही में जैगवार भी। जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जैसा उसका नाम कहता है, दुश्मन के इलाके में तेजी से दूर तक 1932 में 4 वापसी विमानों, 6 अफसरों तो अब ये वायुसेना का इतिहास बता रहे हैं कि कैसे वापसी विमान से भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले शुरुआत की थी, और उस समय से रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने इतना अच्छा योगदान दिखाया कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो भारतीय वायुसेना में ही बहुत तेजी से विमान और नए पायलट्स का प्रशिक्षण शुरू हुआ। और बैप्टिज्म बाय फायर जिसे कहते हैं, कि भारत जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो 1947 में ही 27 अक्टूबर को पहले मिलिट्री ऑपरेशन में डकोटा विमानों ने हिस्सा लिया। और उसके अब आपकी बाद दाईं ओर से तीर की आकृति में आती है, सबसे आगे है मिराज 2000 जिसके पायलट हैं अब फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए एक एरोहेड की तरह, एरोहेड यानी आक्रमण आप कर रहे हैं, बिल्कुल तीर के आकार में पूरे समन्वय के साथ। एरोहेड फॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीर तेजी से भेदता हुआ आगे घुसता है। और उसके बाद जो सबसे आगे था वो मिराज 2000 डेल्टा विंग विमान था, उसके पीछे जो ट्विन टेल्स के साथ था वो Su-30 MKI था। तो इस तरह से आप भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपके पास Su-30 भी है, जैगवार भी है और मिराज 2000 भी है। दुश्मन को एक संदेश देने का, संकेत देने का यह प्रयास। वही AN-32 मालवाहक विमान अब टेक ऑफ कर रहा है। संकेत यही कि इतनी तेजी से उसने सिपाहियों को डिप्लॉय किया, उन्होंने इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया। और आप देखिए ना कितनी छोटे से इस जगह में
कितने छोटे से जगह में टेक ऑफ करने में देवियों एवं ये सज्जनों, विमान आपके सक्षम सामने था। से अभी उड़ान भरी इंडियन और हम एयरफोर्स आपको के वो AN-52 aircraft फॉर्मेशन की तस्वीर फिर से दिखाएंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी आंखों के सामने से निकल जाती है। हालांकि देखिए यहाँ पर चिड़ियों को भी हम देख सकते हैं, जो बहुत चिंता की बात है। बहुत चिंता की बात है क्योंकि बहुत ध्यान देना होता है, न सिर्फ आपको लैंडिंग स्ट्रिप इंश्योर करनी होती है बल्कि ताकि आसमान में चिड़ियां न रहें। बहुत नीची उड़ान भी देख रहे हैं आप इन विमानों की, क्योंकि जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उसके लिए काफी नीचे तक रहता है ताकि लोग भी देख सकें और उसमें वो फॉर्मेशन को देख पाना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत उत्साहजनक होता है। तो यहाँ पर आप तीनों लड़ाकू विमानों को एक साथ एरोहेड फॉर्मेशन में आपने देखा है और वो तस्वीर हम आपको बस जल्दी थोड़ी देर में और ये एक बार फिर डेल्टा विंग है तो मिराज 2000 ही लग रहा है। डेल्टा विंग मिराज 2000 एक बार फिर टच एंड गो ऑपरेशन के लिए बहुत तेजी से आ रहा है। लैंड करेगा या केवल लो फ्लाइंग करके जाएगा, ये इन तस्वीरों में अगले चंद सेकंड्स में ये साफ हो जाएगा। हालांकि धुंध है इस समय, लेकिन दूर से डेल्टा विंग नजर आ रहा है। गौरव, कोई दुश्मन रोक नहीं सकता आसमान का कोहरा क्या चीज है इस समय कि उसे चीरते हुए ये विमान आते हैं, टचडाउन करते हैं और निकल जाते हैं। अभी वो टच एंड गो वाली चीज भी मुझे देखनी है और वहां पर जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि जितनी देर में वो लैंड करता है उतनी देर में अगर वो टेक ऑफ भी कर ले तो बड़ा दिलचस्प, बड़ा अद्भुत वो नजारा रहेगा। और देखिए ना, वायुसेना के भी जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो भी कितना एक्साइटेड है कि वो अपनी कुर्सी के बिल्कुल एज पर बैठे हैं उस विमान को देखने के लिए जो अब से चंद सेकंड्स में टच एंड गो ऑपरेशन के लिए आएगा। मिराज 2000, फिर जैगवार, फिर Su-30 MKI, 3 भारतीय वायुसेना के बड़े लड़ाकू विमान, सक्षम और उम्दा लड़ाकू विमान अब से थोड़ी ही देर में Their fields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and our adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. Central Air Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. जो केंद्रीय कमान है, या चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात यहां पर कर रहे हैं, देखिए सिर्फ सरहदों पर ऐसा नहीं है कि आपको सरहदों पर ही खतरा रहता है। देश के हर इलाके में हमारे सेनानी हमेशा तैयार रहते हैं और इसीलिए वहां पर आपको चिन्हित करने होते हैं वो इलाके कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए तो इन इलाकों में कौन से वो इलाके होंगे, कौन से क्षेत्र होंगे जहां से आप इस तरह की ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। और गढ़ाए रखें क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। अब टच एंड गो ऑपरेशन के लिए वही मिराज 2000 डेल्टा विंग जो हमको दूर से दिख रहा था, ये डेल्टा विंग विमान अब टच एंड गो ऑपरेशन के लिए आ रहा है। रफ्तार से अंदाजा लगाइए कितना सक्षम है ये विमान। उस रफ्तार में, उस चाहे रनवे कहें, एक्सप्रेसवे कहें, उसे छूकर वापस उठना ये कोई सामान्य कारनामा नहीं होता है। मिराज 2000 को आगे बढ़ते, कोहरे को चीरती उसकी उस लाइट के जरिए भी आप सबसे पहले दूर से उसे स्पॉट कर सकते हैं और उसके बाद देखिए, इसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता जो कारनामा हमारे पायलट से कर रहे हैं। ये था मिराज 2000 और टच एंड गो ऑपरेशन देखिए, पीछे उसके इंजन से आग निकल रही है, यानी आफ्टर बर्नर्स इसके खुले हुए हैं। क्यों आफ्टर बर्नर्स खुले हैं? क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पर आपको एक बार फिर टेक ऑफ करना है, तो जितनी शक्ति है उस इंजन में वो पूरी शक्ति खोल दी जाती है टच एंड गो ऑपरेशंस के लिए। केवल पीछे के 2 पहिए जमीन को छूते भर है, आगे का पहिया जो है नोज पिन जो पहिए का होता है वो उस पहिए को बिल्कुल जमीन पे नहीं छुआया जाता। उसका नाम है जैगवार एयरक्राफ्ट को जैगवार विमान यहां पर पहुंच रहा है। जैगवार देखिए, जब आपने लैंडिंग करते हुए मिराज 2000 को देखा था तो पीछे एक छोटा सा शूट देखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको टेक ऑफ करना है फौरन लैंड करते ही
और युद्ध की परिस्थितियों में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see खासतौर a Jaguar पर aircraft ये making विमान an touch and जैगवार go. डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट एक बार फिर 80 के दशक में जैगवार पहली बार भारत में आया था। इंग्लैंड और फ्रांस दो देश हैं जो इसको बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। इसको डीपीएसए कहा जाता है, डीप विमान पेनिट्रेशन भारत का स्ट्राइक एकमात्र deep एयरक्राफ्ट। penetrating परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है ये विमान। इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित दरअसल भारतीय किया। वायुसेना के पास जितने भी विमान हैं, इस समय समय एयरक्राफ्ट का पर सबसे उन्नत रूप का उनको प्रयोग कर रहे आगे हैं। और बेहतर किया जाता है, State of the उनमें art और aircraft उन्नति की जाती है। जमीन पर तो ऐसे समझिए कि जो ओरिजिनल हमने लिया होता है उससे बहुत अलग, हमारी जरूरतों के हिसाब से उनमें वो बदलाव होते रहते हैं। तबाह करने में सक्षम है। अब ये तीसरा विमान भी आ चुका है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और अब आपकी जैगवार ओर तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आने वाला है। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. आप इंजन की बनावट और पंख की बनावट से सही अंदाजा लगा सकते हैं। इन विमानों का अलग अलग विमानों की अलग अलग भूमिका होती है। मिराज को मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कहा जाता है। जैगवार ट्विन इंजन है, आप देख सकते हैं पीछे दो इंजन, एक बार फिर आफ्टर बर्नर्स खुले हुए हैं। बहुत तेजी से आपको टेक ऑफ करना है, इसीलिए पूरी जितनी क्षमता है विमान के इंजन की उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तेज टेक ऑफ के लिए। और अब Su-30 MKI सुखोई 30 भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े विमान जो 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि अब रफाल भी वही क्षमता रखते हैं और आधुनिक है, लेकिन साइज देखिए श्वेता Su-30 MKI का, देखते ही किसी का कलेजा हिल जाए। देखिए जब ये एक्सप्रेसवे पर लैंड करते ही यहां से एक बार फिर उड़ान भरेंगे। वाकई इसका जो ये इसके पंखों का दायरा ही अपने आप में दिखा रहा है, किसी भी दुश्मन को उठाकर समेटता हुआ निकल सकता है यहां से Su-30 MKI, जो कि इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो अस्थायी लैंडिंग एरिया बना हुआ है उस पर टचडाउन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस समय एक एक करके तमाम लड़ाकू विमान यहां पर टचडाउन कर रहे हैं और उसके साथ ही उड़ान भर रहे हैं, टच एंड गो। और हर विमान की प्रक्रिया आपने अलग देखी। आप मिराज 2000 को जब आपने देखा तो वो बहुत ही फौरन ऐसे करके उठे थे, लेकिन जैगवार में आपको थोड़ी सी बदलाव दिखा। जब इस तरह के 3 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे होते हैं तो उनके बीच जो समन्वय होता है वो बनाना भी उतना जरूरी होता है। लेकिन हमारी एटीसी में भी जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत पारंगत होते हैं इन सभी चीजों के लिए। इसीलिए कई दफा आप देखेंगे, जैसा बालाकोट में भी हुआ था, जब आपको एटीसी में भी वीरता के पुरस्कार लोगों को दिए जाते हैं, क्योंकि जमीन पर उन मेंटेनेंस के लोगों से लेकर पायलट से लेकर एटीसी पर बैठे लोगों का हर एक का योगदान इन शानदार उड़ानों में सुसज्जित है। देवियों एवं सज्जनों, दूसरा गर्जना सुनिए इसकी, बहुत ही जल्द साइज देखिए इस विमान का, इतना बड़ा और 10 टन हथियार जो हवा से हवा में वार कर सकता है, हवा से जमीन में वार कर सकता है। और बालाकोट के बाद जो नई मिसाइलें आ रही हैं, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें, रफाल में तो है ही, Su-30 MKI के लिए भी ये मिसाइलें आ रही हैं और ये कई घंटों हवा में रह सकता है। 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ जितनी इंड्योरेंस पायलट की है उतनी ही इंड्योरेंस या उतनी ही क्षमता विमान की भी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वापस आने की क्षमता हवा में ही ईंधन भरने के बाद, तो यह भारतीय वायुसेना की शक्ति को एक नया रूप देता है सुखोई 30 MKI। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने बहुत ही कम ऊंचाई पर हवाई करतब दिखाने जा रहे हैं सुखोई 30। बहुत कम ऊंचाई पर अब दिखेंगे Su-30 MKI, और वहां पर जो लोग जो सामने जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं उनके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव रहता है कि इतने करीब सामने, और थोड़ी सी वो उस समय उतनी तेज उड़ान भी अपनी नहीं भरते हैं ताकि लोग आराम से देख भी सके उन्हें।
क्योंकि वैसे तो अगर बात करें जाए तो ये तो साउंड बैरियर को तोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर लगभग 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। राजपथ पे लगभग 780 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। वरना जो रोज प्रशिक्षण होता है जो वायु सैनिकों का, जो हमारे पायलटों का, तो वो एक ऐसी ऊंचाई पर होता है, कई बार आपको लगेगा कि आपने आवाज सुनी, कई बार तो न आहट न देख सकते हैं आप। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, हवा से तेज और आवाज से तेज उड़ने में सक्षम। अब ये करतब दिखाएंगे, क्यों? इसके जो आगे 2 डेने हैं ना, वो इसकी शक्ति दिखाते हैं और इसकी एजिलिटी दिखाते हैं। कैसे? ये अगर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हो, फिर बिल्कुल डेड स्टॉप कर सकता है, उसमें भी सक्षम है ये Su-30 MKI। Chahal will now demonstrate the low speed turn capability of this marvelous aircraft. तो कम रफ्तार में आप किस तरीके से अपनी दिशा बदल सकते हैं, उसका उदाहरण, उसका नमूना पेश कर रहा है इस समय ये विमान। ये सभी जो करतब हैं, ये दरअसल युद्ध भूमि के लिए कला है। ये सिर्फ एक करतब नहीं है, ये एक पायलट की वो काबिलियत है कि किस जगह में, जहां पर देखिए आप, जब 1971 की भी लड़ाई हुई थी तो डॉग फाइट्स भी हुए थे, आमने सामने की लड़ाई हुई थी, यानी सामने से दुश्मन का विमान और दूसरे विमान में हमारे पायलट सवार हैं। अब किस तरीके से उससे निकलती हुई जो गोलियां हैं या जो गोले हैं, उनसे आप अपने विमान को बचा रहे हैं, आप उस हिसाब से इसे समझिए, उस हिसाब से देखिए कि एक पायलट किस तरीके से अपने प्लेन को मनूवर कर सकता है, अपनी विमान को, और दुश्मन को छकाते हुए उसका अंत कर सकता है। दुश्मन की मिसाइलों को डॉज करने की क्षमता, फ्लेयर्स और चैफ्स फायर करके, अपने मनूवर करके अपने विमान को बहुत धीरे गति पर आप यू टर्न भी कर सकते हैं Su-30 MKI में। इतना बड़ा विमान और फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसी कि आप बहुत मनूवर आसानी से इसका यू टर्न करना, सीधे ऊपर ले जाना, नीचे लेकर आना, ये आप कर सकते हैं और यही कौशल है इन पायलट्स का। जब टचिन को देख रहे थे तो 350 किलोमीटर की रफ्तार पर अचानक सामने से आए और अदृश्य हो गए, ओझल हो गए, और अब जब आसमान में ये करतब आपको दिख रहे हैं तो ये बेहद धीमी गति पर होते हैं, लेकिन इतनी चपलता से, इतनी कुशलता से होते हैं कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता है। हमारे छोटे विमानों ने भी दुश्मन के बड़े से बड़े विमानों को धूल चटाई है, और समय समय पर ये अलग अलग युद्ध के इतिहास को देखें तो ये उसका गवाह रहा है। इस समय इसकी गति केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस क्षण में हवाएं भी थम सी गई हैं। मिराज 2000, जैगवार और Su-30 MKI, साथ ही AN-32, एक साथ आपको चारों तस्वीरें चारों विमानों की हम दिखा रहे थे, जो कि इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपनी ताकत, अपना दम दिखा रहे हैं। है, प्रधानमंत्री भी एंजॉय कर रहे हैं इन करतबों को देखकर। उत्सुकता दिख रही है। सुखोई 30 का अब आखिरी हवाई करतब अभी भी डूब जाते हैं ऐसी तस्वीरों को देखकर। की ऊंचाइयों, बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत एक्साइटिंग। और अब जो मनूवर दिखाया जाएगा, ये तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, और शक्ति के साथ साथ जीत का हर्ष। वर्टिकल चाली, यानी तीर के समान ये आकाश में जाएंगे और गोल गोल घूमेंगे। वर्टिकल चाली, बिल्कुल जीत के बाद जो जश्न मनाते हैं पायलट, हर्षोल्लास का जो प्रदर्शन है, आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए नभ स्पर्श दीप्तम। Notice the aircraft zooming and rolling happily into the sky. ये देखिए, एक लड़ाकू विमान का नृत्य हो सकता है ये, उस हिसाब से देखिए। लेकिन अगर युद्ध भूमि में आपको समझना है तो हमने कई बार इस तरह की चीजों का इस्तेमाल भी किया है। किस तरीके से आप बहुत ऊंचाई हासिल करते हैं, वहां से एकदम अचानक एक डीप डाइव एक्शन में आते हैं और उसके बाद अपने दुश्मन के इलाकों पर बम बरसाकर वहां से निकल जाते हैं। ये नई नई चीजें होती हैं जिसका आविष्कार हमारे अपने पायलट्स करते हैं। हमारे अपने पायलट्स युद्ध के समय में ऐसी परिस्थितियों को भांपकर, आंककर उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां जब आप एक एयर शो के तौर पर उसे देख रहे हैं तो एक अद्भुत करतब आपको दिखेगा, वर्टिकल चार्ली, जिसे आप मंच को सलामी के तौर पर भी देखते हैं। मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति, उसके सामने एक सलामी की तरह वर्टिकल चार्ली में ऊपर उठता हुआ वो विमान।
उद्योग को प्रोत्साहित करने की बिल्कुल। दिशा में और महत्वपूर्ण वो प्रयास मिराज किए 2000 हैं। अभी भी वहां तेजस, पर लाइट खड़ा हुआ कॉम्बैट है, ये हेलीकॉप्टर, दिखाने के लिए कि किस तरह से इंटरमीडिएट ट्रेनर विमान को तथा कितनी एडवांस तेजी से लाइट रिपेयर किया जा हेलीकॉप्टर सकता के है, तैयार प्रोजेक्ट किया जा सकता है, इसका जीता फिर जागता उदाहरण एक है। ऑपरेशन के लिए। संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। देखिए एयरफोर्स में संचार अगर को आप महिला बेहतर अधिकारियों को बनाने इस की समय दिशा देख में रहे हैं तो यह एक दरअसल अग्रणी एयरफोर्स में एवं तो महत्वपूर्ण फाइटर कदम पायलट्स भी हुई अतः महिलाएं, अच्छी तरह सोच चॉपर पायलट्स तो बहुत लंबे समय से रही हैं। सियाचिन पायनियर्स जो वहां पर चॉपर्स को उड़ाते हैं सियाचिन में, उसमें कई महिलाएं रही हैं। लेकिन यही है वो शक्ति कि ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, सिर्फ ये बातें नहीं है कि महिलाएं नहीं, आप बालाकोट ऑपरेशंस की श्वेता अगर हम लोग बात करें तो जो एटीसी थी वो एक महिला, जिनको वीरता का और पुरस्कार उनको भी दिया वीरता का गया। पुरस्कार दिया गया। मतलब जो पुरुष पायलट्स थे उनको गाइड कर रही थी वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है सेनाओं में, और अब तो एनडीए में शामिल होंगी महिलाएं। तो यहाँ पर जो एक एक तस्वीर है उसे कंप्लीट करके दूसरे मिशन जज्ब करते हुए न सिर्फ जो लोग जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, साथ में प्रधानमंत्री, सीडीएस सब बैठे हुए हैं, बल्कि आम लोग भी जो हैं वो सब इस एक एक पल को पूरी तरीके से महसूस कर लेना चाहते हैं। ये किस्से होते हैं, ये कहानियां होती हैं जो आप आगे तक सुनाते जाते हैं। बिल्कुल, और वो मिराज 2000 जो लैंड किया था, रिफ्यूल हुआ और अब टेक ऑफ के लिए तैयार है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये उड़ान है इकोनॉमी की भी और स्ट्रैटेजी की भी। किसी भी एयर शो का जो समापन होता है आमतौर पर उस वर्टिकल चार्ली के साथ ही हम देखते हैं, जो कि मंच को सलामी Ladies के and तौर पर gentlemen, होता here है। comes लेकिन the यहाँ mighty Mirage पर एक 2000. अधूरा काम रह गया था, क्योंकि जो विमान आया था जिसमें सामान्य तरीके से समझिए तेल भरा गया है, उसका मेंटेनेंस किया गया है, और अब वो रनवे पर वापस, उसे विकास का रनवे कहिए, जैसे गौरव कह रहे हैं, शक्ति का रनवे कहिए, लेकिन उड़ान तो ये हिंदुस्तान है। में शामिल हुए अद्भुत अद्भुत है शो, और इसका जो एक एक पल था उसे एक सूत्र में जोड़कर ही समझा जा सकता है, जहां पर एक एक जो हमारी काबिलियत है उसका बखान कर दिया गया है केवल इस उड़ान के साथ। परिवर्तन किए और मिराज 2000 युद्ध में अपना कौशल दिखा चुका है। Su-30 MKI, जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और AN-32 मालवाहक विमान, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री खुद C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान में आए। तो ये भारतीय सेनाओं की, वायुसेना की जो सामरिक शक्ति है उसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक तरह से प्रदर्शन था देश के लिए। लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने देख लिया है कि किस तरीके से हमारे लड़ाकू विमान ऐसी सीमित संसाधनों के बीच भी Ladies and gentlemen, here comes the व्यवस्था में Mirage भी 2000 for the first circle. अपना कारनामा, अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं, लेकिन अभी भी उड़ान बाकी है। क्योंकि जो विमान अभी टेक ऑफ किया था, एक बार फिर सलामी मंच के सामने से गुजरेगा। प्रधानमंत्री को सलामी देते हुए फिर वो अपने बेस ग्वालियर निकल जाएगा। मिराज 2000 ग्वालियर में है, अन्य जगहों से भी आज विमानों ने टेक ऑफ किया है, अलग अलग जगह से, और मिराज 2000 फाइटर जेट। And here comes the second circle of 8. ये परिक्रमा कर रहे हैं लगभग उस इलाके का, ये उस इलाके का की एक परिक्रमा कर रहे हैं, और इसमें भी उड़ान में भी देखिए एक फाइटर पायलट के लिए प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है, क्योंकि आसमान में एक तो आप जब जमीन से आसमान की ओर जाते हैं बहुत तेज होता है वो होती है वो स्पीड, उस वजह से जो इंसानी शरीर पर असर पड़ता है गुरुत्वाकर्षण का वो बहुत ज्यादा होता है। एक फाइटर पायलट के प्रशिक्षण में ये सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। आप देखिए जमीन से लेकर आसमान की हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने में उन्हें कुछ सेकंड्स का समय लग रहा है। हम अगर
नॉर्मल प्रक्रिया में जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, चाहे हवाई जहाज से भी अगर आप उड़ान भरते हैं तो उसमें समय लगता है। दूसरा, आप उतना एक्सपोज नहीं रहते हैं अपने पर्यावरण को। और ये देखिए ना, इस विमान की कैपेबिलिटीज को देखिए, कितने छोटे से जगह में 8 की आकृति बार बार इस विमान ने बनाई। 2 सर्कल्स इसने लिए, ये दिखाने के लिए कि ये छोटा सा जो डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है कितना मैन्यूवरेबल है, कितनी आसानी से वो 8 की आकृति उसने बनाई। और अब वो अदृश्य हो जाएगा, ओझल हो जाएगा आंखों से और अपनी बेस पर लौट जाएगा। ये आवाज जो हमारे लिए मधुर संगीत है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खौफ है। बालाकोट में जिस तरह इन्हीं मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने बमबारी की थी, पाकिस्तान खौफ खाता है इस विमान का। हालांकि गौरव, मैं तो कहूंगी कि चीन भी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा निराशावादी हैं, जो कहते हैं कि नहीं, चीन के पास तो 5th जनरेशन, क्या उससे भी आगे वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सब ने देखा कि किस तरीके से जब एलएसी के नजदीक चीन के वो विमान उड़ान भर रहे थे जिन्हें आपको डिटेक्ट ही नहीं, 5th जनरेशन क्या, यानी कि आपके रेडार नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे रेडार ने पकड़ लिया था और हमारे विमानों की उड़ान को चीन नहीं पकड़ पाया था। इसीलिए ये जो आवाज है वो पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के आका चीन की वीरता का जहन में चुभ रहा हो। सफेद रंग शांति प्रियता का संदेश देता है, हरा रंग देश की सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। तिरंगा और तिरंगे के साथ ये लड़ाकू विमान हमारे जब आगे बढ़ रहे हैं, यही दिखा रहे हैं कि चाहे आप Su-30 MKI में हो, चाहे आप मिराजेस में हो, सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयदीप सिंह। कोहरे के बावजूद लहराता हुआ तिरंगा आसमान में दिख ही जा रहा है, तिरंगे के ये लहराते हुए रंग। और वायुसेना में एक बहुत पुरानी कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप जितना शांति काल में पसीना बहाएंगे उतना ही कम युद्ध काल में लहू बहेगा। और यही वो पसीना बहा रहे थे, प्रशिक्षण दिखा रहे थे। इन चीफ एयर मार्शल आरजे डकवर्थ की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। समापन हो गया है एयर शो का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हुआ, एयर शो का समापन भी हुआ, लेकिन ये दरअसल एक नए युग का उद्घोष है। हिंदुस्तान में उनके गंतव्य बार बार आप ये अभ्यास जरूर देख रहे हैं, जहां पर एक हाईवे पर, एक एक्सप्रेसवे पर इस तरह से लड़ाकू विमानों को, मालवाहक विमानों को उतारा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक आयोजन नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है। देश के पास कितने विकल्प हैं और सैन्य तौर पर उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं का विकास हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये उसकी एक बानगी है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देश की ताकत की इस प्रदर्शन को न सिर्फ हिंदुस्तान में सबने देखा, बल्कि देश के हर उस दुश्मन को भी इसे ध्यान से देख लेना चाहिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की सोच रहा है। वो विमान एक बार फिर आया, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, भारतीय वायुसेना का, अमेरिका में निर्मित लॉकहीड मार्टिन का है ये विमान। आपके सामने C-130J हर्क्यूलिस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये विमान एक बार फिर यहां से उड़ेगा। एक बार फिर ये दिखाता है भारत की सैन्य क्षमता, भारत की सामरिक शक्ति। अपने निर्माण के बाद से कोई विमान कितने समय तक उड़ान भरता रहा है, ये उसकी स्टर्डीनेस का भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। हालांकि इसमें इसके मेंटेनेंस में भी जो पूरे कर्मी लगते हैं उनको भी एक बहुत बड़ी इसका श्रेय देना चाहिए। लेकिन 2021 तक बताया जाता है कि 20 लाख घंटे इसके हो चुके हैं। हालांकि उसके साथ ही एक बार फिर हम उस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि जो सारी राजनीतिक विवाद होते हैं वो एक तरफ, लेकिन देश की सेनाओं को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो किसी बोफोर्स के विवाद या राफेल के विवाद में उलझ कर नहीं रह सकती है। अगर देश की वायुसेना को और देश की सेनाओं को वो उपकरण चाहिए तो उसके लिए अलग हटकर उसे आगे बढ़ाना होगा। प्रक्रिया की जो पूरी प्रक्रिया है उसे छोटा भी करना होगा और देश को आवश्यकता है कि हम, भले ही हमारे पायलट, हमारे सैनिक बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये उपकरण भी हमेशा उस शक्ति में, उस
शक्ति का साथ देते रहें, संचार करते रहें। ये C-130J जिसमें प्रधानमंत्री सवार होकर वापस यहां से रवाना हो जाएंगे। ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, ये असल शक्ति को और बढ़ाते हैं, भारतीय वायुसेना की शक्ति को। और जिन विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो जहां पर आपको थॉइस एयरफील्ड पर लैंड करना पड़ता है, परतापुर आप वहां से पहुंचते हैं, वहां पर AN-32 और C-130 के अलावा बहुत कम ऐसे विमान हैं जो सुरक्षित सक्षम पहुंच पाएंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास IL-76 भी है, बहुत बड़े मालवाहक विमान है रूस में निर्मित, लेकिन C-17 ग्लोबमास्टर अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं। इसी तरह सुदूर उत्तर पूर्व में बहुत कम रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच पाते हैं। श्वेता, आपने तो चाहे वो सिक्किम की सीमा हो या अरुणाचल की सीमा हो रिपोर्ट किया है, बहुत कठिन है वो इलाका, कई दिन लग जाते हैं हमारे सिपाहियों को पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने के लिए। और उन कठिन परिस्थितियों में ये विमान तेजी से हमारे सिपाहियों को ला ले जा सकते हैं, रसद सामग्री, हथियार, गोला बारूद, गाड़ियां ला ले जा सकते हैं। ये है इन विमानों की क्षमता। वाकई ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान की तरफ का जो पूरा क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है जहां लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण होता है लेकिन उतनी ही जल्दी वो टूट भी जाते हैं। इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और तब ऐसे दुर्गम इलाकों में सैनिकों को पहुंचाना हो या फिर हमारे भारी भरकम उपकरणों को पहुंचाना हो, क्योंकि वहां तक टैंकों की तैनाती कर दी गई है, मैकेनाइज दस्ते वहां पर मौजूद हैं इस समय, तो वहां तक पहुंचाने के लिए सारे विमान बहुत निर्णायक हो जाते हैं। चीन की तरफ का जो इलाका है वो तो पठार हो जाता है, उनके लिए बड़ा आसान है निर्माण करके रखना, वहां लैंडस्लाइड्स की दिक्कत उन्हें उस क्षेत्र में नहीं है खासकर। लेकिन भारत के लिए ये उपकरण बहुत निर्णायक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इस इलाके की जो LAC से लगते कुछ जो पूर्वोत्तर के और उत्तर के भी कुछ हिस्से हैं, वहां पर आपको इन विमानों को ऑपरेट करना ऐसी परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जरूरी है। और आप तो दौलत बेग ओल्डी गए गौरव, जहां पर C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान भारतीय वायुसेना का C-130J अमेरिका में निर्मित लॉकहीड मार्टिन का यह विमान, इसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर्स भारत जो अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। श्वेता, जैसे आप जानती है, मैं अपने दर्शकों को भी ये बता दूं कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो रखरखाव में भी साथ रहते हैं ताकि तेजी से जो मेंटेनेंस है वो हो सके। रफाल विमान जो भारतीय वायुसेना में अब आए हैं उसकी अवेलेबिलिटी 80% रहे किसी भी परिस्थिति में, उसके लिए जो OEM है वो भी रखरखाव में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो साथ रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में नई नई चीजें लगातार शामिल की जा रही हैं इस C-130J के लिए भी, रफाल के लिए भी, ताकि युद्ध में या युद्ध जैसी परिस्थिति में आपके विमानों की अवेलेबिलिटी 40% या 50% या 53% ना होके 80 और 90% हो। यह बहुत आवश्यक है। जितने विदेशी निर्माता हैं वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भारत ने, भारतीय वायुसेना ने जिस हद तक इस्तेमाल कर लिया है उनके द्वारा निर्मित उपकरणों को, उतने के लिए तो उन्होंने खुद ही निर्माण नहीं किया था। और ये वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चाहे हाल में हमने जो चिनूक लिए हो, अपाचे लिए हो, उन सब का भी इस्तेमाल भारत उन परिस्थितियों में करता है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में करता है जहां तो उनकी टेस्टिंग तक नहीं की जाती है, क्योंकि वैसे इलाकों में तैनाती नहीं है किसी की। भारत के इलाके ही नहीं है दुनिया में कहीं, और इतनी ऊंचाइयां जैसे थॉइस की हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर पे 21,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना, चेता क्या चीता की अगर बात करें गौरव, 21,000 फीट 22,000 फीट तो वहां की ऊंचाई है वाकई। और मैं इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा हैरान हुई थी कि जब आप उड़ान भर रहे हैं तो आप तो उससे भी ज्यादा कहीं उड़ान भर रहे हैं और उसकी गारंटी नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आपको गारंटी नहीं देता उस विमान के लिए उस ऊंचाई पर, और फिर भी हमारे पायलट उसको ले जाते हैं और वापस आते हैं और फिर रिपेयर करके फिर उड़ने को तैयार रहते हैं। और वजन कितना आप उसमें रख सकते हैं। कई दफा जब आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी साजो सामान पहुंचाना है तो कई दफा आप ज्यादा वजन भी रहता है, आपको लगता है कि इसमें क्या करें, क्योंकि आपकी जिंदगी पर रिस्क रहता है। लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में सोचना तो कभी भारतीय सेनाओं ने हमें सिखाया ही नहीं है।
उनके लिए हमेशा देश की रक्षा ही सर्वप्रथम है। और इसीलिए कई दफा हमने ये भी देखा कि वजन के हिसाब से भी वो ऊपर चले जाते हैं, और उसमें जब हाई ऑल्टीट्यूड में अतिरिक्त वजन के साथ आप जाते हैं तो बहुत बड़ा खतरा उठाते हैं, लेकिन देश के लिए यह भी मंजूर है। 32 मीटर चौड़ाई है। कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, अगर आप चेतक हेलीकॉप्टर्स की बात करें या चीता हेलीकॉप्टर्स की बात करें, तो फ्रांस में निर्मित थे एलुएट्स, उनकी गारंटी ही सिर्फ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ने की है, और उसके बावजूद भारतीय वायुसेना उसे 23,000 फीट की ऊंचाई पर भी ले जा चुकी है, जहां पर न के बराबर ऑक्सीजन होती है। ऐसी परिस्थिति में हेलीकॉप्टर उड़ाना, लोगों की जान बचाना, रसद सामग्री पहुंचाना, यही भारतीय वायुसेना को दुनिया की हर वायुसेना से अलग बिल्कुल कर देती है, और दिखाती है कि किस तरह से शांति काल में जितना पसीना बहाते हैं, युद्ध काल में उतना ही कम लहू बहता है। इसको चरितार्थ करते हैं। तो ये जो C-130J है वो बिल्कुल उस क्षेत्र में आते हुए, उस इलाके तक आते हुए अपनी लैंडिंग के बाद जहां पर प्रधानमंत्री अब बोर्ड करेंगे, और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो तमाम लोग उनके साथ यहां पर आए थे वो सब इसमें सवार होंगे। पीछे की तरफ से आप देखते हैं कि विमान के पीछे की तरफ का वो हिस्सा है जहां से लोड किया जाता है न सिर्फ साजो सामान को, बल्कि जो सैनिक होते हैं वो भी वहां से प्रवेश करते हैं। लेकिन सामने का भी कॉकपिट के पीछे का इलाका, एक छोटा सा दरवाजा जो आप देख रहे हैं जिसे अभी खोला जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री दाखिल होंगे विमान के भीतर। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें न कोई फर्स्ट क्लास है न कोई इकोनॉमी है, यहां पर सिर्फ बेंच लगे होते हैं इसमें पीछे, जिसमें सीट बेल्ट लगे रहते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको दिक्कत ना हो उसके लिए ऑक्सीजन मास्क रहते हैं अगर उसकी आवश्यकता पड़ गई, और साथ में आपके पास हेडफोन्स रहते हैं जिसके जरिए आप उस नॉइज को कैंसिल कर सकते हैं, यानी उस आवाज को रोक सकते हैं अपनी कानों को में पहुंचने से, और पायलट भी उसके जरिए संवाद कर सकता है। तो ऐसी कुछ होती है व्यवस्था एक C-130J के भीतर, जो इस समय विमान आप सामने देख रहे हैं अब अपनी जगह पर, निर्धारित जगह पर आकर लग चुका है। प्रधानमंत्री की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है जो वो इर्द गिर्द तैनात हो गई है। पीछे के हिस्से को खोल दिया गया है जहां से लोग भी सवार होंगे, और जो अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ आए हैं वो सब अधिकारी पीछे के इस लोडिंग एरिया से जाएंगे अंदर। जो वीवीआईपी है यानी प्रधानमंत्री खुद, वो उस साइड के दरवाजे से अंदर घुसेंगे, और फिर वही सीढ़ियां चढ़कर कॉकपिट में जो बेंच लगी है वहां जाकर अमूमन वीवीआईपीज वहीं पर बैठते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो इलाका वो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है पीछे की बेंचेस से ज्यादा, 1% ज्यादा। ये बस सोचने की बात हो जाती है कि वो कंफर्टेबल है, लेकिन काफी देखिए, सैनिकों को ऐसे भी कंफर्ट की आवश्यकता होती नहीं है। वो जाते हैं तो अपनी तैनाती के लिए जाते हैं और पूरी रॉ में जाते हैं। अब इसी विमान में गौरव, इसे पैराड्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा, सबसे सक्षम ये पैराड्रॉप्स के लिए इसलिए भी है, दुश्मन के इलाके में इंसर्शन करने के लिए। ये बहुत नीचे उड़ने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रेडार के फोकस से और नीचे उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं। बहुत धीरे भी उड़ने में सक्षम है, तो रेडार इनको पकड़ नहीं पाता, और फिर ये पैराड्रॉप करके पलट के वापस भी आ सकते हैं। तो पीछे का जो इसका एरिया है, दरवाजे इसके दोनों खोल दिए जाते हैं, और फिर धड़ाधड़ पायलट्स उससे जो कमांडोज हैं वो पीछे से निकल जाते हैं, और जो सामान है उसको भी रेल्स के जरिए पीछे से धकेल दिया जाता है, चाहे गाड़ी हो चाहे इक्विपमेंट हो। और दौलत बेग ओल्डी जैसे, मतलब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर भी अगर आपकी लैंडिंग है, वहां पर आपके पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, तो ये विमान वहां तक रसद सामग्री और सामान और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। C-17 ग्लोब मास्टर में टैंकों को भी आप ले जा सकते हैं, IL-76, तो हर तरह के विमान, मालवाहक विमान भारतीय वायुसेना में इसीलिए हैं क्योंकि सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लेह लद्दाख हो, राजस्थान हो या फिर समुद्री तट हो, भारत का जो बॉर्डर्स है इतने अलग अलग तरह के हैं। यही वो विमान है जो हर बॉर्डर पर हमारे सैनिकों को ले जाने में सक्षम है, और जैसा आप कह रही थी, कमांडोज के लिए ये दुश्मन के इलाके में भी उनको ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अच्छा, उन इलाकों में जो उड़ान भरते हैं ये हमारे विमान, वहां पर सिर्फ एक ऊंचाई एक समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत छोटा विंडो होता है मौसम का भी।
मौसम इतनी तेजी से अपने रंग को बदलता है कि वहां पर आपको कितना समय मिल रहा है कि आपको निर्धारित जगह पर जाना है, सामान पहुंचाना है या ट्रूप्स को पहुंचाना है और फिर वहां से वापस निकल जाना है, वो बहुत सीमित होता है और उसके भीतर आपको ये चीजें करनी है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है और पूरे नियंत्रण के साथ इस तरह के भारी भरकम विमानों को नियंत्रित करके एक छोटे से रनवे पर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सेनाओं की आवश्यकता के हिसाब से आपको चीजों को पहुंचाना होता है। बहरहाल एक बड़ा दिन भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए, लोगों के लिए जो पूर्वांचल में रहते हैं, जिनके लिए ये जो एक्सप्रेसवे है वो आर्थिक तरक्की के कई रास्ते खोल सकता है। तो ये C-130J सुपर हर्क्यूलिस जो आप इस समय सामने देख रहे हैं, लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसमें प्रधानमंत्री अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सेना का विमान उतरा था। ये ऐतिहासिक पल पूर्वांचल ये C-130J है, सुपर हर्क्यूलिस, ग्लोब मास्टर C-17 को कहा जाता है। ये C-130J सुपर हर्क्यूलिस जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर वापस निकलेंगे। C-130J सुपर हर्क्यूलिस भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान, इसे स्ट्रैटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट, एक तरह से C-17 ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रैटेजिक लिफ्ट विमान है। C-130J हर्क्यूलिस भारतीय वायुसेना का स्पेशल फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक बहुत ही विशेष विमान है। इसमें सामान भी ले जाया जा सकता है, कमांडोज को भी ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और इसको हवाई पट्टी की भी आवश्यकता नहीं है लैंडिंग के लिए। यह इतना सक्षम विमान है कि कुछ कच्चा पक्का सा भी रास्ता हो तो वहां उतरने में सक्षम रहता है, लो लेवल फ्लाइंग में सक्षम रहता है और तेजी से टेक ऑफ करने में सक्षम रहता है यह विमान। और इसीलिए यह भारतीय वायुसेना के लिए और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए, कमांडो ऑपरेशंस के लिए सबसे चुनिंदा, सबसे फेवरेट उनका एयरक्राफ्ट रहता है। आज इसी के साथ साथ पूर्वांचल को एक नई उड़ान देने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा कि उनका प्रयास निरंतर यही है कि जो पूर्वांचल की उपेक्षा हुई, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, यह उपेक्षा अब आगे न हो, पूर्वांचल के लोग एक नई उड़ान के लिए तैयार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा और उसमें लगभग 3.2 किलोमीटर लंबा एक विशेष स्ट्रेच, एक विशेष रास्ता, रनवे बनाया गया है, सीमेंटेड रनवे लड़ाकू विमान और मालवाहक विमानों की लैंडिंग के लिए।